नमस्कार दोस्तों, फिर आपके लिए एक नया पेपर लेकर आए हैं सोशोलॉजी का। सेकंड ग्रेड 2011 दिसंबर के अंदर जो एसएसटी का पेपर हुआ था, उसके अंदर सोशोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी प्रकृति क्या थी, उन पर आज डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? समाजशास्त्र की उत्पत्ति का मतलब उद्भव। अब जब भी हम बात करेंगे समाजशास्त्र की उद्भव की, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति को आपको याद रखना है। क्यों? बौद्धिक क्रांति का मतलब एक तरीके से पुनर्जागरण, जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सा डेवलप करना। ठीक है, तो अगर बौद्धिक क्रांति आपसे ना पूछा जाए और या पुनर्जागरण आ जाए, एंटाइटलमेंट आ जाए, तो यही एक बात सेम होगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, अगर फ्रांस की क्रांति ना होकर आपके ऑप्शन में राजनीतिक क्रांति हो, तो आपको उसको भी सही मानना है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक क्रांति कह दूं या फ्रांस की क्रांति कह दूं, बात एक ही है, दूसरे दूसरे शब्द बता रहा हूं। अब फ्रांस की क्रांति आपको पता, आपके एसएसटी के अंदर फ्रांस की क्रांति एसटी के अंदर, तो आपको पता उसमें समाज बताया गया, तीन तरह का, पादरी, कुलीन वर्ग और सामान्य लोग। उस कारण से कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का उद्भव दिखाई देता है फ्रांस से। और तीसरा है इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति ना आकर के ये लिखा हुआ आ जाए वाणिज्य क्रांति, तो बात एक ही है, इसको भी याद रखिएगा। तो मैंने तीनों शब्द बता दिए हैं। बौद्धिक क्रांति कहीं ना कहीं पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति राजनीतिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति या वाणिज्य। इन क्रांतियों का संबंध कहीं ना कहीं किससे? समाजशास्त्र के उद्भव से संबंधित है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति इसमें हो गई, औद्योगिक क्रांति इसमें हो गई, सामंतवाद का यूरोप में पतन। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ों को समझिएगा। इसने बौद्धिक क्रांति ना देकर के क्या कह दिया कि यूरोप में सामंतवाद का उदय हो गया, यानी कि बौद्धिक यानी कि बुद्धि से लोगों का कहीं ना कहीं प्रभाव स्थापित होने लगा, सामंतवाद का कहीं ना कहीं समाप्त होने लगा और वहाँ पर नई व्यवस्था उत्पन्न होने लगी। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट रूप से रूस की क्रांति का कोई भी संबंध किससे नहीं है? समाजशास्त्र से नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी आपको पता है 7 से लेकर 17 के बीच में होने वाली जो क्रांति थी कहीं ना कहीं, और जबकि आपको पता है समाजशास्त्र का उद्भव तक कब हुआ है? 1838 में। तो बाय डिफॉल्ट आप समझ गए होंगे, रूस की क्रांति भी आपके सिलेबस के अंदर भी एसएसटी में। तो इसका आंसर क्या होगा? रूस की समाजवादी क्रांति। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व दुर्खिम की दृष्टि से सामाजिक तथ्य की बात करता है? दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की बात करी, ध्यान रखिएगा। सामाजिक तथ्य की बात किसके द्वारा की गई है? दुर्खिम के द्वारा दी गई है। और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य में 3 विशेषताएं बताई है, और वो 3 विशेषताएं हैं बाह्यता, बाध्यता और साथ साथ में सामान्यता। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं बताई है, किसके द्वारा? दुर्खिम के द्वारा। तो बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता, तीनों विशेषताएं बताई है। 3 ही विशेषताएं बताई है, वस्तुपरकता से इससे कोई लेना देना नहीं है। दुर्खिम के बारे में आपको मैं डिटेल से बहुत सारी चीज़ें भी बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। दुर्खिम एग्जाम्स में आता ही आता है। दुर्खिम को समाजशास्त्र का एक अकादमिक प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है, एक विषय के रूप में, या फिर कई बार ऐसा भी होता है आधुनिक समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इमाइल दुर्खिम को ही कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में आपको बता चुका, इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्थिति और गतिकी के आधार पर, तो मैंने कहा था समाजशास्त्र की विषय वस्तु के आधार पर बात करेगी, स्थिति की और साथ साथ में गति, स्टैटिक्स और डायनेमिक, इन दोनों पर चर्चा करें। स्थिति का मतलब जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करें, परिवार की, धर्म की,
विवाह की। गतिकी का मतलब सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, सामाजिक प्रकृति इत्यादि की बात सामाजिक गतिकी में आते हैं। तो आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से दो भागों में डिवाइडेशन किसके द्वारा किया गया, ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा किया गया। और ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने क्या काम किया, जो सेंट साइमन थे, जो कि उस समय जितनी भी सामाजिक घटनाएं थी उनका अध्ययन करने के लिए एक विज्ञान के रूप में किसी विषय को स्थापित करने का विचार सोच रहे थे, उस विचार को मूर्त रूप देने वाला कौन था, ऑगस्ट कॉम्टे ही था। सेंट साइमन को बौद्धिक पूर्वज कहा जा सकता है समाजशास्त्र का, जिन्होंने सोचा था कि जितनी भी सामाजिक समस्या उनका विश्लेषण और उनका अध्ययन करने के लिए अलग से एक विज्ञान होना चाहिए। और उस विचार को मूर्त रूप दिया ऑगस्ट कॉम्टे ने, किस रूप में, सोशियोलॉजी विषय के रूप में, जिसके अंदर सामाजिक समस्याओं का विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी विशेषता संस्था की अवधारणा से संबंधित नहीं है। संस्था की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। संस्था के अंदर क्या नहीं होगा, नियम और कार्य प्रणाली बिल्कुल होगी, अमूर्तता होगी, तुलनात्मक रूप से दीर्घकालीनता होगी, व्यक्ति की सदस्यता, व्यक्तियों की सदस्यता और अमूर्तता के बारे में हम विचार कर सकते हैं कि इन दोनों में से क्या चीज़ हो सकती है। संस्था अमूर्तता के रूप में दिखाई देती है, व्यक्तियों की सदस्यता, ये आंसर कहीं ना कहीं संस्था से संबंधित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तियों की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह की आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है ये पूछा है। हम की भावना द्वितीय समूह में होती है, लेकिन हम की भावना प्रथम समूह में भी या प्राथमिक समूह में होनी ही चाहिए। आमने सामने के संबंध, बिल्कुल आमने सामने के संबंध होंगे कहीं ना कहीं। सामाजिक संबंधों का अधिक व्यापक प्रसार होगा, बिल्कुल सामाजिक संबंध अधिक प्रभावी होंगे, अधिक आयतन होगा। संबंध साध्य और साधन दोनों रूप में होंगे, नहीं साहब, संबंध जो होंगे केवल और केवल किस रूप में होंगे, साध्य के रूप में होंगे, साधन के रूप में नहीं होंगे। अगर संबंध साधन के रूप में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय समूह कहते हैं। आपको कई बार प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह की विशेषताएं बता सकता हूँ, जिसमें संबंध संपूर्ण होंगे, संबंध स्थायी होंगे, संबंध साध्य होंगे। वो तीनों विशेषताएं किसकी होगी, प्राथमिक समूह की। किसकी, प्राथमिक समूह। और आप मुझे बताइए प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा आपको कई बार बता चुका हूं, बताओ। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले के द्वारा दी गई। और मैंने आपको बताया था कूले ने परिवार, पड़ोस और खेल समूह को प्राथमिक समूह के रूप में स्थापित किया है। एक पुस्तक लिखी गई है, कई बार बता चुका हूँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो संबंध साध्य और साधन दोनों रूप में नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, द, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है। सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता आप बताइए मुझे। विवाह, परिवार, संविधान और प्रशासन तंत्र। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको समझिएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण है, ये पूछा गया है। अब सामाजिक समूह का उदाहरण क्या हो सकता है, विवाह। विवाह कोई सामाजिक समूह नहीं होता। संविधान तो समूह कैसे होगा, संविधान तो अपने आप में क्या है, बुक है। संविधान सभा लिखा हुआ आता तो हम इस पर चर्चा कर सकते थे। एडमिनिस्ट्रेशन तंत्र जो है, बिल्कुल उसमें कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं समूह के रूप में नहीं जाना जाता, क्योंकि समूह जो होगा
वो आपको पता है लोगों का एक ग्रुप और एक अस्थायी रूप से होता है, जबकि प्रशासन कहीं ना कहीं स्थायी होता है। तो इसमें सामाजिक समूह के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? परिवार को। और पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि सामाजिक समूह में भी प्राथमिक समूह के रूप में स्वीकार किया गया किसको? परिवार को। किसके द्वारा? GH फुले के द्वारा। अभी बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? परिवार। परिवार को सामाजिक समूह का उदाहरण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। मैंने कहा था बुक से क्वेश्चन आता ही आता है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे गए। ह्यूमन सोसाइटी बता चुका हूँ, किंगस्ले डेविस के द्वारा लिखी गई। व्हाट इज सोशोलॉजी अभी एग्जाम्स में पूछा गया था 2024 के, एलेक्स इंकल्स। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड किसने लिखी? इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई। कि मैंने कहा था महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण बुक है, ध्यान रखिएगा। और सोशल चेंज इन इंडिया योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये आमने सामने के इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी विशेषता वर्ग की नहीं है? मैं आपको कई बार वर्ग के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपने। अब वर्ग की विशेषता क्या होती है? पहला ही क्वेश्चन देखिए, वर्ग प्रदत्त होता है या अर्जित होता है? कई बार बता चुका हूं, वर्ग अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? क्रॉस हो गया। दूसरा, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्ग का जो मुख्य आधार होता है वो व्यवसाय, आर्थिक हित या आर्थिक संसाधन, जो स्टेटस होता है। तो संस्कृति की प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है वर्ग का। पवित्रता अपवित्रता का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग के अंदर चाहे कोई उच्च वर्ग, उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन दोनों का प्रोफेशन जो है वो सेम है और प्रोफेशन के आधार पर ही वर्ग का निर्माण किया गया। तो पवित्रता अपवित्रता का कोई कॉन्सेप्ट। तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, यही इसका आंसर है। जर्मनी उसको क्रॉस कर देना, कोई मिसप्रिंट हो गया। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व ही इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समाजशास्त्री ने परिवार प्रणाली का अध्ययन नहीं किया? परिवार को एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। KM कपाड़िया, IP देसाई, SC दुबे, AM शाह इसका आंसर है, जिसने परिवार प्रणाली का अध्ययन नहीं किया है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। 10वां, घरेलू हिंसा विरुद्ध अधिनियम। अब इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ा करो ढंग से, सीरियस होकर। किस वर्ष पारित किया गया? अब ये बना कब और पारित कब हुआ, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर गड़बड़ होने के चांस देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसने पूछा गया किस वर्ष पारित हुआ, तो किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में ये पारित हुआ, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह व्यवस्था में जब आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान समारोह पूर्वक उपयुक्त वर्ष से किया जाता है तो वह कौन सा विवाह होता है? इसको आपको याद रखना था, बार बार इसमें पूछा जाता है। कहीं जब आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान समारोह पूर्वक उपयुक्त वर्ष से किया जाता है तो उस तरह का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है, श्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में आता है। वैसे तो ये चारों के चारों विवाह ही
श्रेष्ठ विवाह या उच्च श्रेणी के विवाह माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके 8 विवाह माने गए हैं, 4 उत्कृष्ट श्रेणी के और 4 निकृष्ट श्रेणी के, जिसमें गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, ये सारे कहीं ना कहीं आपके निकृष्ट श्रेणी के विवाह माने जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। डिटेलिंग से हम चर्चा करेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे, तब ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा, कल्चर लैग, कल्चर लैग की अवधारणा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है? तो ये कई बार बता चुका हूं मैं आपको। कल्चर लैग की अवधारणा WF ऑकबर्न के द्वारा दी गई। एक फैक्चुअली क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा कि सांस्कृतिक विलंब, कल्चर लैग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसे कहते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, तो सिंपल सी बात है, जिस परिवार, अगर आपको नहीं भी आता है तो जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, हम जिसमें जन्म देंगे उसको प्रजनन परिवार कहेंगे, और जिसमें हम जन्म लेते हैं उसे प्रभव परिवार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर था। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि हम जिस परिवार में जन्म देते हैं तो उसे तो प्रजनन कहेंगे ही कहेंगे। एक से ही आपका आंसर निकल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक शिक्षक पहली बार कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ते समय सफलता और असफलता की भावनात्मक संतुलन का अनुभव करता है, तो समाजशास्त्र में वह किस अवधारणा का उदाहरण बन जाता है? जब एक टीचर पढ़ा रहा है और उसको लगता है कि उसको सफलता और असफलता के बीच में वो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं संतुलन का अनुभव करता है, तो वह किस अवधारणा से? तो आपको पता होगा वो किस तरह की अवधारणा, कहीं ना कहीं उसके बीच में सफलता और असफलता, ध्यान रखिएगा, किसके बीच में फंसा हुआ है वो? सफलता और असफलता। जब सफलता और असफलता के बीच में लगा हुआ है तो 2 चीज़ों के बीच में वो फंसा हुआ है। असंगतता, भूमिका असंगतता, इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं 2 चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है, संगत और असंगत के बीच में, सफलता और असफलता के बीच में फंसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? असंगतता। भूमिका संक्रमण, एक भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका ग्रहण कर लेना, भूमिका संक्रमण। भूमिका तनाव, जिस भूमिका में हो उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो कौन सी भूमिका को निभाए, तो भूमिका तनाव कहलाता है। 2 भूमिकाओं के मध्य जब संघर्ष देखने को मिलेगा तो उसे भूमिका संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भूमिका संक्रमण, एक भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका को ग्रहण करना भूमिका संक्रमण कहलाता है, और ये अवधारणा किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका ग्रहण करना, क्या कहलाता है? भूमिका संक्रमण, और ये किसके द्वारा? किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? भूमिका असंगतता। 2 चीज़ों के बीच में वो झूल रहे हैं, इसलिए। कौन पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स, ये किताब कई बार पूछी गई, बार बार आ रही है। पॉवर्टी ऑफ फेमिन्स, गुन्नार मिडल, अमर्त्य सेन, बीना अग्रवाल, PC जोशी। तो सिंपल बात है, इसका जवाब क्या है? अमर्त्य सेन के द्वारा ये किताब लिखी गई। आपको ध्यान रखना, इनके द्वारा एक पुस्तक और याद रखिएगा, हंगर एवं पब्लिक हंगर। ये किताब और याद रखिएगा, पूछी नहीं गई है लेकिन इसके आने की कभी ना कभी संभावना है। और एक और याद रख लीजिएगा, रखना तो इंडियन डेवलपमेंट। ये 2 बुक और आपको याद रखनी, किसको लेकर? अमर्त्य सेन को लेकर, पता है आपको।
बहुत बड़े ज़बरदस्त अर्थशास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा वैज्ञानिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? चक्रीय सिद्धांत की जब मैंने आपको बात करी तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, स्टेप्स। सोरोकिन, टायनबी, पेरेटो और स्प्रेंगर, ये चार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किससे? चक्रीय सिद्धांत से। कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, टालकट, पार्सन्स। तो आपको पता है पेरेटो इसमें आया हुआ है, और पेरेटो की एक पुस्तक आपको पता होनी चाहिए, माइंड एंड सोसाइटी। ये याद रखिएगा। तो ये स्टेप्स याद रखिएगा जिससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ टोनीज ने सामाजिक समूह में निम्नलिखित वर्गीकरण किया। मैंने कहा था टोनीज जर्मनी के, और जर्मन भाषा में इन्होंने दो शब्द दिए थे, गेमिनशेफ्ट और गेसलशेफ्ट। बता चुका हूं मैं आपको कई बार। कहीं ना कहीं समुदाय के नज़दीक इसको माना जाता है गेमिनशेफ्ट को, और इसको कहीं ना कहीं समाज के नज़दीक माना जाता है गेमिनशेफ्ट, और ये जर्मन शब्द हैं। तो टोनीज का वर्गीकरण सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सब इसको कर लेंगे। 18 क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल प्रश्न। मैंने कहा था 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आए हैं, जब से अपने एग्जाम दे रहे हैं 2, और जब 2024 तक आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। हर एग्जाम्स में पूछा गया 2010 से लेकर 2024 तक। 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में देख लीजिएगा, आपके लिए बड़े आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ, तो इसका आंसर सिंपल है, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद में एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंत्यक्रिया करते समय किस रूप में सक्रिय होते हैं? जातिवाद की बात कही गई है, एक जाति समूह दूसरे जाति समूह के साथ अंत्यक्रिया करते समय किस रूप में सक्रिय होते हैं? तो वो किस रूप में सक्रिय होंगे? वो होंगे अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में। अब मैं आपको इतने दिन से जो पेपर करा रहा हूं, तो मुझे आप इसका जवाब दीजिए कि अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जल्दी से जवाब दीजिए। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जितने मैं आपको ये बताता हूं, प्राथमिक समूह की अवधारणा आपको पता है, कूले के द्वारा दी गई। सावियव और सावी एकता का सिद्धांत दुर्खिम के द्वारा दिया गया है, एमाइल दुर्खिम, कूले के द्वारा। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता। औपचारिक और अनौपचारिक की बात करें तो मर्टन महोदय के द्वारा दी गई। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा अगर आपको याद हो गया होगा तो मैं आपको बता चुका था, एक समाजशास्त्री हैं समनर, विलियम समनर, यूएसए। जन्म तो इनका यूके में हुआ, लेकिन बाकी इन्होंने पढ़ाई कहाँ करी? यूएसए की येल यूनिवर्सिटी के अंदर ये लेक्चरर के रूप में इन्होंने काम किया था, समनर। और समनर ने, मैंने कहा अंतः समूह और बाह्य समूह, और इनकी एक पुस्तक आपको पता है, फोकवेज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और जिसमें इन्होंने कहा था वी ग्रुप और दे ग्रुप, हम समूह और वे समूह। इसका मतलब ये अंतः समूह और बाह्य समूह। तो ये अवधारणा
ये जातिवाद एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंत्यक्रिया किस रूप में करते हैं, अंत्य समूह के रूप में और बाह्य समूह के रूप में चर्चा करते हैं। तो ये था, आपको पता होगा आपके 2011 का पेपर दिसंबर महीने में पूछा गया था। इसके अलावा एक लास्ट पेपर और आपका बचता है 2010 का, और नेक्स्ट क्लास में हम वो पेपर भी पूरा कर लेंगे। तो इससे आपका 2010 से और 2024 के सारे प्रश्न पत्रों को हमने एक तरीके से देख लिया है। अब इन प्रश्नों को देखकर आपको प्रश्नों की प्रकृति पता लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो पेपर का बनाएंगे और उसके बाद आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं? अगर वास्तव में आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।